Good morning everyone. Once again, I Manish Bansal welcome you all to the online class of science organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Jabalpur. As you remember, in the previous video, we studied chapter 8 cell, the first part in which some important topics were cell, its history and the types of organisms on the basis of number of cells. And the last topic was the types of cells, in which we studied two types, the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. So in this second part of the chapter, we are going to study the shapes of cell and the number of cells and some other important topics. So let's begin this lecture. First of all, shape of cells. Shape of cells. Now let me ask you one question. Do you think that all the cells have same shape? क्या आपको लगता है कि सभी सेल्स का शेप जो होता है एक सा होता है, या उनमें शेप डिफरेंट भी हो सकते हैं? If I ask you this question, what will be your answer? Your answer may be different cells have different shapes, and that is correct also. अलग अलग सेल्स का शेप अलग अलग होता है. For example, in human body, let us talk about the human body. In human body, the shape of the cell is very different. अलग अलग सेल्स का आकार, अलग अलग सेल्स का जो आकृति होती है, शेप होता है, वो अलग अलग होता है. For example, if we talk about the red blood cells, these are called red blood corpuscles actually, but we generally call them red blood cells, which is also not wrong. So red blood cells are spherical in shape, have a depression in the middle. उनमें spherical shape होता है, उनके बीच में depression होता है. If we talk about the WBC, then WBC also present in the blood. They are such a special cell which can change their shape, जो अपना shape change कर सकती हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे शरीर में नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल्स का काम क्या होता है? देखिए, सभी सेल्स जो होती हैं उनके बेसिकली जो उनके शेप होते हैं उनके फंक्शन के आधार पर चेंज हो जाते हैं. हम इसे सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं. तो जब सेल डिफरेंशिएशन होता है तो अलग अलग सेल्स का आकार भी अलग अलग हो जाता है, उनकी शेप अलग अलग हो जाती है. इन दिस वे लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नर्व सेल. As you can see, now, as you can see in the diagram of the nerve cell, which is also called a neuron, it is long and branched. ये कैसी होती है? लंबी होती है और ब्रांच होती है. अब मेरा आपसे सवाल है, इसके लंबी होने के पीछे क्या रीजन है? Why this cell is particularly so long and branched? क्योंकि इसका जो फंक्शन है, उस फंक्शन की वजह से इसका आकार ऐसा है. अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है मैसेजेस को, इंफॉर्मेशंस को आपकी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाना. टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर द मैसेजेस और सिग्नल्स और इंपल्सेस, व्हाटएवर यू कॉल देम, आप इन नर्व सेल्स की मदद से मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं. इमेजिन कीजिए कि अगर ये लंबी नहीं हो, बहुत छोटी हो, तो क्या ये मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट कर पाने में उतनी ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगी? क्या नहीं हो पाएंगी. इसका मतलब है the long size of the nerve cell helps them to transfer the messages. एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं. आपके घर में वाटर सप्लाई करने के लिए पाइप्स होते हैं. आपके घर में वाटर सप्लाई करने के लिए पाइप की चेन बिछाई जाती है, पाइप्स की लाइन बिछाई जाती है, पाइप लाइन कहते हैं. अगर ये पाइपलाइन लंबी है तो आपके घर में पानी इजीली आ जाता है. लेकिन सपोज कीजिए ये पाइपलाइन जो पाइप हैं लंबे ना होकर फुटबॉल की तरह स्फेरिकल आकार के होते
तो क्या आपको लगता है in that case will they be able to transport the water in such an efficient way in this condition? क्या वो वाटर को इतना अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट कर पाते? आई थिंक आपका आंसर नहीं होगा कि अगर पाइप लंबे ना होकर फुटबॉल के आकार के होते तो वो इतनी आसानी से इतने अच्छे से वाटर का ट्रांसपोर्ट मेरे घर में तो कम से कम नहीं कर पाते। तो इसी वजह से यहाँ पर नर्व सेल्स भी लंबी होती हैं, बिकॉज इनका काम होता है मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट कर पाना। सो दिस इज अ लॉन्ग नर्व सेल, बट देयर आर सम मोर सेल्स विच आर लॉन्ग बट नॉट ब्रांच्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू वन डायग्राम ऑफ मसल सेल, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। Muscle fibers. In class 9th, when you will go in class 9th, you will study that there are 3 types of muscle fibers. But here, let me explain only one type of muscle fiber, that is involuntary muscle fiber. This is involuntary or smooth muscle fiber. Fiber is called cell, so don't get confused कि हम पढ़ तो सेल रहे थे, सर ये फाइबर कहां से बीच में ले आए? The muscle fiber is one muscle cell. This particular type of shape where the cell is thick in between, this particular type of shape of cell in which the cell is thick in between and pointed at the ends. ये बीच में तो मोटी है, लेकिन जो points ends हैं, इसके किनारे हैं, वहां पर ये pointed है. This particular shape is called spindle shape. हम इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको स्पिंडल शेप कहते हैं. आई होप आपको ये स्पिंडल शेप समझ में आया होगा. एक और बहुत ही अच्छा अनोखा प्राणी होता है जिसको हम अमीबा के नाम से जानते हैं. ये नाम भी आपके लिए नया नहीं है. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. यू नो इट वेरी वेल. अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है. और हम अगर आपसे कहें कि आप अमीबा ड्रॉ करके बताइए, तो आप उसको अमीबा को चाहे जैसे बना सकते हैं. This is your amoeba. We do not have to think very much about the shape of the amoeba. We have to draw just one cell, and in any shape we can draw it. Irregular shape इसकी होती है because it can change its shape without any problem. ये अपनी shape को change कर सकता है. तो cells के shape में अमीबा भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका कोई shape नहीं होता है. ध्यान रखिएगा, इसका shape बदलने में कौन इसकी help करता है? Pseudopodia. कौन हेल्प करते हैं? स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया एक तरह का प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है. प्रोट्रूडिंग मतलब आगे की तरफ उड़ता हुआ पार्ट होता है जो कि इसकी आकार को चेंज करता है. हम आगे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे. तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो शेप वाला टॉपिक है, सेल्स की शेप वाला टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. वी डू नॉट हैव टू फोकस वेरी मच अबाउट दिस पार्ट बिकॉज देयर आर सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द टॉपिक अहेड. Now, after completing the shape of the cell, now we come to the size of the cell. Size of the cell. Size of the cell means what is the meaning of this statement? Size of the cell. क्या सेल जो हमारी बॉडी में या किसी अन्य ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स होती हैं, क्या उनका साइज भी एक सा होता है? मींस ऑल द सेल्स इन द वर्ल्ड आर ऑफ आइडेंटिकल साइज. क्या उनका साइज आइडेंटिकल? आइडेंटिकल मींस बिल्कुल एक जैसा. तो आई थिंक इसका आंसर आपके लिए नहीं ही होगा कि आपसे अगर पूछूं तो आप इसका आंसर नहीं देंगे. और ये करेक्ट है भी, because every cell has different sizes also. Though it is a range, ये जनरली रेंज में होता है आकार, बट उस रेंज में भी इनके आकार अक्सर छोटे और बड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती हैं, तो आप बैक्टीरिया इसका आंसर होता है। बैक्टीरिया में भी स्पेशली माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, दे आर कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट सेल्स। बैक्टीरिया के अंदर एक कैटेगरी होती है माइकोप्लाज्मा, दे आर कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट सेल्स। इसके अलावा अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी सेल, तो सबसे बड़ी सेल अगर मैं लिविंग सेल की बात करूं तो सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग। कौन होती है? ऑस्ट्रिच का एग, जो कि 17 सेंटीमीटर तक के आकार का, ऊंचाई का हो सकता है। और अगर छोटी सेल की बात करूं तो एक माइकोप्लाज्मा होती है। रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सेल? जनरल रेंज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम एग्जांपल लाइक द एग्स ऑफ बर्ड्स। एग्स ऑफ बर्ड्स इज आल्सो सिंगल सेल। जो अंडे होते हैं पक्षियों के, किसी भी प्राणी के अंडे, केवल पक्षियों के ही नहीं, जो सांप के भी अंडे हों और मछली के भी अंडे हो सकते हैं, कछुए के भी हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, दे आर ऑलवेज अ सिंगल सेल। वो सभी क्या होते हैं? हमेशा एक सिंगल सेल होते हैं। एंड दे हैव डिफरेंट साइजेस ऑल्सो, उनके अलग अलग साइज भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक रेंज की, तो इनकी रेंज होती है 0.1 माइक्रोमीटर to 0.5. I should write them in word also. This symbol cannot be should not be understandable to you. Micrometer, micrometer. I hope this topic is clear to you. 0.1 to 0.5 micrometer. Now let me explain one thing to you. What is the meaning of micrometer? माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, 1 micrometer equal to 10 to the power -6 meter. This is the order of micrometer. माइक्रोमीटर इतनी छोटी एक साइज होती है। आई होप ये साइज आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज और बता दूं कि जो सेल्स होती हैं, जैसे कि आप ये ना सोचिएगा कि हाथी इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सभी सेल बड़े आकार की होती हैं, या एक छोटी सी चींटी इतनी छोटी होती है कि इसकी सभी सेल छोटे आकार की होती है। दिस इज नॉट ट्रू। ऑर्गेनिजम्स चाहे बड़े हों या छोटे हों, उनके अंदर एक रेंज में सेल्स होती हैं, वो रेंज ये होती है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इन दोनों टॉपिक के बाद इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो इस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जस्ट थिंक अबाउट योर ओन बॉडी। आप अपनी स्वयं की बॉडी के बारे में सोचें, क्या इसके अंदर एक ही तरह का ऑर्गन है? इज योर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गन और वन ऑर्गन? नो, द बॉडी हैज सो मेनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, हेड, नेक and so many, and also along with the external organs the human body also has hundreds of internal organs. हमारे शरीर में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं जो अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। सभी ऑर्गन्स को अपना अपना काम बटा हुआ है। ये हमारा बॉडी डिवीजन कहलाता है। ये क्या है? हमारा बॉडी डिवीजन कहलाता है, जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल तक चलता है। यानी हमारे यहाँ बहुत सारे ऑर्गन हैं जो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है बॉडी। लेकिन क्या सेल के अंदर भी ऐसा होता है? एक पर्टिकुलर सिंगल सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं बात करूं एक सिंगल सेल की, तो जी हां, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स तो नहीं, उन्हीं का छोटा रूप पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड ऑर्गेनल्स? बिकॉज दे आर स्मॉलर देन ऑर्गन बट दे फंक्शन लाइक ऑर्गन। यानी वो फंक्शन तो ऑर्गन की ही तरह करते हैं। जिस तरह की ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, ठीक उसी तरह एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स भी अपना अपना काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हम इन्हें सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं।
ये सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जनरली पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में इनकी बहुत कम प्रेजेंस होती है। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने से पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ लेते हैं ताकि मैं आपको कैटेगराइज कर सकूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सो हियर ऑन द बोर्ड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टिपिकल एनिमल सेल। I hope you remember this structure from yesterday's video. Now let me start naming them so that it is not very much confusing to you. First of all, this is called cell membrane because this is the membrane of the cell. In animal cell, the cell membrane is the outermost covering. Cell membrane. It is also called plasma membrane. So it has two names. Generally it has a third name also, but not for you. So cell membrane or plasma membrane it is called. It is the particular thing that decides the shape of the cell. यह सेल को उसके शेप देती है। क्या देती है? उसका शेप देती है। एंड नॉट ओनली शेप, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसको अपने एनवायरनमेंट से भी सेपरेट करती है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने यहां पर पढ़ा। अच्छा, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, अ पर्टिकुलर जेली लाइक लिक्विड। जेली लाइक लिक्विड इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. We will study these topics in details, cell membrane, cytoplasm, and one more important thing that I am going to tell you is nucleus. I hope you remember nucleus from the previous video, that on the basis of the nucleus we divided the cell into two types, the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. तो prokaryotic cell तो ये नहीं है क्योंकि prokaryotic cell में तो ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है. That's why it is called a eukaryotic cell. ये एक eukaryotic cell है क्योंकि ये एक एनिमल सेल है. और आपको पता होगा मैंने पढ़ाया था प्रोटिस्टा से लेके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमली, ये चार किंगडम यूकैरियोटिक सेल से मिलके बनते हैं. तो ये है. इसके अलावा एक मैंने और चीज बनाई है, माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज mitochondria. What is the function of? I will discuss all these things in detail. One more thing is there. Inside the nucleus, you are able to see a solid mass. This solid mass is without any membrane. इस solid mass में कोई membrane नहीं होती. This is membraneless. This is inside the nucleus, smaller than nucleus. That's why it is called nucleolus. It is called nucleolus. What is this? This is nucleolus. Inside the nucleus, one chromatin thread. One thread is visible. This thread is called chromatin thread. Chromatin thread. I will tell you everything in detail in either in this video or in the next video. Don't worry about this. First of all, just understand the general structure of a cell. This liquid, this cytoplasm has all the cell organelles. जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. अब
इसमें एक और मैं आपको बनाना चाहूंगा, पर एक्चुअली ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं है। अगर ये प्लांट सेल होती तो इसमें इन सब के साथ साथ एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल होता जिसका नाम है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। ये चूंकि एनिमल सेल है तो मैं इसमें प्लास्टिड नहीं बना रहा हूँ। प्लांट सेल के अंदर केवल प्लास्टिड पाया जाता है, बल्कि और बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो जनरली दोनों में पाई जाती है। प्लास्टिड एक एक्सेप्शन है, और भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम अब सेल की स्टडी स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। प्लांट सेल में एक चीज और एक्स्ट्रा होती है सेल मेम्ब्रेन के एनिमल सेल के मुकाबले, वो है सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल स्पेशली फॉर प्लांट सेल, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में होती है, इसके अलावा ये कुछ बैक्टीरिया में और सभी फंगस में भी होती है। एनिमल सेल में कभी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल इज फाउंड एज द आउटर मोस्ट लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, लाइक दिस, ये इस तरह होती है। आई एम नॉट ड्रॉइंग हियर बिकॉज इट इज एनिमल सेल। तो इस तरह से होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे नेम द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल की पूछा जाए आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, देन योर आंसर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द प्लांट सेल, देन दैट व्हाट इज द which is the outermost layer of plant cell, then your answer will not be plasma membrane, this time your answer will be cell wall। क्या होगा आपका आंसर? जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो लास्ट आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज सेल वॉल। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी ऑर्गेनल्स की या इन सभी कंपोनेंट्स ऑफ सेल की स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सभी सेल में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, यानी कि आपको कोई भी ऐसी सेल नहीं मिलेगी जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो। सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सेल नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ सेल इज बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही उसको आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? जनरली फ्लेक्सिबल होती है, और ये सेमी परमिएबल होती है। लेट मी राइट द वर्ड हियर, फ्लेक्सिबल एंड सेमी permeable. What is the meaning of semi-permeable? This term may not be in your class 8th syllabus, but you have to understand this. What semi-permeable means? This cell wall will not allow the entry of everything inside the cell. ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हर तरह के मटेरियल को सेल के अंदर आने की एंट्री नहीं देती है, ये सिलेक्टिव होती है। आप इसे सेमी परमिएबल की जगह एक और वर्ड दे सकते हैं, इसकी जगह सिलेक्टिवली परमिएबल। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। So this is selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane क्या मतलब होता है इसका? ये सिलेक्ट कर करके सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देती है, ये सभी चीजों को अंदर आने की परमिशन नहीं देती है। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई। एक और है, ये इसको सेल को शेप देती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, सेल मेम्ब्रेन इज दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट व्हिच गिव्स द सेल इट्स शेप। सेल को आकार देने का काम, शेप देने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है। कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। सेल मेम्ब्रेन इज ट्रिपल लेयर्ड। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये ट्रिपल लेयर्ड होती है। ट्रिपल लेयर्ड, लेट मी शो यू हियर, लाइक दिस। दिस इज द ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर। दिस इज द ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें जो 3 लेयर्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं? दिस
first layer or the outermost layer is made of lipid. Lipid you can say oil of fat. Second and the last one is also made of lipid, fat. एक ही चीज है. और मिडिल वन इज मेड ऑफ प्रोटीन. मिडिल वन किसकी बनती है? प्रोटीन की बनती है. तो लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सेल मेम्ब्रेन. ये ट्रिपल लेयर होती है. लिपिड और लिपिड के बीच में जो प्रोटीन होता है, लिपिड की लेयर और लिपिड की लेयर के बीच में जो प्रोटीन होता है वो सैंडविच में आलू की तरह फंसा रहता है. आप सभी ने सैंडविचेस खाए होंगे. ऊपर भी ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है, नीचे होते हैं, बीच में होते हैं पोटैटोज. सो जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर द सेल मेम्ब्रेन हैज आल्सो अ सैंडविच स्ट्रक्चर. जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है? सैंडविच स्ट्रक्चर होती है. इन विच द अपर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट लेयर्स आर मेड ऑफ लिपिड एंड द मिडिल लेयर इज मेड ऑफ प्रोटीन. तो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी. अब हम सेल मेम्ब्रेन के बाद आगे बढ़ते हैं. सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको ये चीज समझ में आ गई. सिलेक्टिवली परमिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 9th में आपको डिटेल में पढ़ना है. सेमी परमिएबल का मतलब है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है ये सभी सब्सटेंसेस को अंदर आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती है. ये सिलेक्टिव है. क्या है ये? इट इज सिलेक्टिव इन गिविंग परमिशन. ये सिलेक्ट करती है कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर आने नहीं देना है. ओके. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द सेल मेम्ब्रेन, we come to cytoplasm. Cytoplasm, as I told you, cytoplasm is the liquid part inside the cell membrane. Cell membrane और न्यूक्लियस के बीच का लिक्विड. आई होप क्लियर है आपको कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी लिक्विड होता है ये लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है. दिस साइटोप्लाज्म इज इन द जेली फॉर्म. ये जेली के फॉर्म में होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है. इट इज नाइदर प्योर लिक्विड, इट इज नाइदर प्योर सॉलिड, इट इज समवेयर बिटवीन. ना ये पूरी तरह लिक्विड होता है, ना ये पूरी तरह सॉलिड होता है. ये थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? इट एक्कोमोडेट्स ऑल द सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स सारे इसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं. तो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर और ये सभी सेल ऑर्गेनल्स को जगह देता है, अपने अंदर एकोमोडेट करता है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं. चलिए, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक एक चीज करके बता दूंगा. एक और कंपोनेंट होता है राइबोसोम्स. लाइक दिस डबल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होती है. राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट. फूड वैक्यूल्स, ये फूड वैक्यूल्स होती हैं, ज्यादा नंबर में होती हैं. ओके. दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये डबल होती है, पोरस होती है. आप इसमें पोर्स, होल्स देख पा रहे हैं. ये कंटिन्यूअस नहीं होती है. अब हम साइटोप्लाज्म भी हमने एक तरह से पढ़ लिया. इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए फिलहाल 8th के लेवल पे नहीं है. नाउ वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, that is nucleus. From the yesterday's video you must remember this point that the nucleus is called the brain of a cell. ये एक कंप्यूटर के CPU की तरह काम करता है और ये पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करता है. ये सेल का मास्टर होता है, ये उसका मालिक होता है. तो हम समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, ये इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है. सो हियर ऑन द बोर्ड यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस. जनरली इन एनिमल सेल्स इट इज इन बिटवीन ऑफ द सेल. एनिमल सेल्स में ये सेल के बीच में होता है. बट इन प्लांट सेल्स जनरली इट इज पुश्ड एट द कॉर्नर, इन द कॉर्नर ऑफ द सेल. एनिमल सेल में तो ये सेंटर में ही होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये कॉर्नर में धकेल दिया जाता है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस से भी बड़ा एक सेल ऑर्गेनल आ जाता है प्लांट सेल में, जिसका नाम होता है सेल
वैक्यूल, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल वैक्यूल नाम देते हैं या वैक्यूल नाम देते हैं। तो वैक्यूल आ जाती है जो कि सबसे बड़ी होती है, जबकि प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, सेल ऑर्गेनल होता है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एन एनिमल सेल, इट विल बी द न्यूक्लियस। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल, इट विल नॉट बी न्यूक्लियस, इट विल बी द सेल वैक्यूल। ये कौन होगी, वैक्यूल होगी। कौन होगी इसका आंसर, इसका आंसर वैक्यूल होगा। ओके, तो अब हम न्यूक्लियस की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस यानी हम यहां पर ट्रू न्यूक्लियस की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम यहां पर प्लांट सेल के या एनिमल सेल के न्यूक्लियस की बात करेंगे, क्योंकि वही ट्रू न्यूक्लियस या यूकैरियोन होते हैं। वही कौन होते हैं, यूकैरियोन। यू मतलब ट्रू एंड कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस या जो सही न्यूक्लियस होते हैं, डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, दे आर ऑलवेज कवर्ड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एज यू कैन सी, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं। एंड दिस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। इसके अंदर आप होल्स देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स नाम देते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के होल होते हैं। क्या काम होता होगा इनका, सोचिए, टू फैसिलिटेट the movement of substances from inside the nucleus to outside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सब्सटेंसेस को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करना इनका काम होता है। Inside the nucleus one liquid is present, just like the cytoplasm, just like the cytoplasm is present inside the cell, nucleoplasm प्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी सेम लिक्विड भरा रहता है, बस उसका हम नाम चेंज कर देते हैं। दिस लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लाज्मा, और न्यूक्लियो मींस क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो साइटोप्लाज्म का भी मतलब समझ लेते हैं, साइटो मतलब सेल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटो, सेल। प्लाज्मा मतलब लिक्विड, वो प्लाज्मा जो सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म, और वो प्लाज्मा जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो यू डू नॉट हैव टू लर्न बाय हार्ट, आपको रटना नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रैटल ऑफ एवरीथिंग, you just have to understand the topic and make it very clear, crystal clear, so that you can answer at once। आप तुरंत आंसर दे सकें, तो कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिक्विड होता है, इसकी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म जैसी होती है। नाउ आफ्टर दिस वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द क्रोमेटिन थ्रेड। व्हाट इज क्रोमेटिन थ्रेड? क्रोमेटिन थ्रेड इज बेसिकली अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड एवरी न्यूक्लियस। ये हर न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड दिस क्रोमेटिन थ्रेड इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है? आपके शरीर का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? डीएनए से मिलके बनता है। मैं आपको और समझा दूंगा इस बारे में। दिस क्रोमेटिन थ्रेड इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल में एक तो आपका आता है डीएनए, और इसके साथ में होती है कुछ प्रोटीन्स। कौन होती है? डीएनए के साथ में कुछ प्रोटीन होती है। तो इन दोनों से मिलके बनता है आपका क्रोमेटिन थ्रेड। जब सेल डिवाइड होती है, आपने सेल डिवीजन आई होप छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब सेल डिवाइड होती है तो सेल के डिवीजन के टाइम पे यही जो आपका जो क्रोमेटिन थ्रेड है, दिस क्रोमेटिन थ्रेड कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन थ्रेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट रिमेंबर, क्रोमेटिन थ्रेड कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, नॉट रेगुलरली। नॉर्मली आपको सेल में कौन सा दिखेगा? क्रोमेटिन थ्रेड दिखेगा, क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेकिन डिवीजन जब होता है, डिविजिव फेज होती है सेल की, तो हमें कौन दिखता है? क्रोमेटिन थ्रेड नहीं दिखता। वो क्रोमेटिन थ्रेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपके कैरेक्टर्स को आपके बच्चों में लेके जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इज डन बाय दीज क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स ही आपके आपके कैरेक्टर्स को आपके बच्चों में लेके जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा इन क्रोमोसोम में क्या होता है, ऐसा इस क्रोमेटिन थ्रेड में क्या होता है जो कि कैरेक्टर को लेके जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर
एक पर्टिकुलर यूनिट पाई जाती है, केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है जीन। क्या नाम होता है इसका? जीन होता है। जीन्स, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि आपकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको कौन समेटे हुए हैं अपने अंदर? उनको समेटे हुए हैं जीन्स। और यही जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ये जीन्स जो होते हैं ये डीएनए के बनते हैं। तो हम जीन्स को कैसे डिफाइन करते हैं? जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस मेड अप ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या होती हैं? यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस विच आर मेड अप ऑफ डीएनए। ये डीएनए की बनती हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं आपको बता दूंगा आगे और। तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यही इनहेरिटेंस की यूनिट होती हैं, यानी कि हमारी जो आनुवांशिकता जिसे हम कहते हैं, कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और इनको कौन लेके जाता है? जीन्स लेके जाते हैं। कहते हैं ना कि अरे चोरी करना तो उसके जीन्स में है। कभी कभी किसी के बारे में कहते हैं ना, चोरी करना या किसी दूसरे से गलत बोलना उसके जीन्स में है। जीन्स मतलब उसके खानदान में ऐसी परंपरा रही होगी कि वो उसके जीन्स बन गए और वो जीन्स आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें भी आ गए हैं। तो अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जीन्स ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये जीन्स आपको समझ में आए? ठीक है। क्रोमोसोम्स कौन होते हैं? जीन्स के कैरियर होते हैं। जीन्स किसके ऊपर फिक्स रहते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो जब क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो क्रोमोसोम को अगर अपन को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। व्हीकल्स भी कह सकते हैं, ये व्हीकल्स होते हैं, उसकी गाड़ियां होती हैं जिनके ऊपर जीन्स चले जाते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको न्यूक्लियस के अंदर एक चीज और पढ़ना रह गया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज अनदर सॉलिड मास प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नॉट नेसेसरली कि हमेशा होता ही है, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी होते हैं। तो न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज मेम्ब्रेनलेस। ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है। बेसिकली इसका काम होता है आरएनए बनाना। क्या इसका काम होता है? आरएनए बनाना। और इसका काम होता है राइबोसोम बनाना। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है। ये राइबोसोम बनाती है। न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां तक आपने न्यूक्लियस को अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आया होगा। तो न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो डीएनए होता है ये पूरा सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इस तरह से ये सभी इंफॉर्मेशंस को रखता है और पूरी सेल को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद हम 38 मिनट्स वीडियो इज ऑलरेडी देयर। तो अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज नॉट इन द सिलेबस इन वेरी मच डिटेल, ओनली आई थिंक द नेम हैज बीन गिवन। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट सेल ऑल्सो एंड एनिमल सेल ऑल्सो। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारी सेल का एनर्जी फैक्ट्री होता है, ये हमारी सेल का पावर हाउस होता है, ये हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये हमें एनर्जी देता है? ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। क्या करता है? ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, ये रेस्पिरेशन करता है। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस और एनर्जी फैक्ट्री। ये हमारे शरीर की एनर्जी की फैक्ट्री होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इतना आपको समझ लेना काफी है। एक चीज और बता देता हूं, हमारे सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, इट इज नॉट कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज ऑलवेज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। एंड इट इज द सेम केस विद माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल।
माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। आपने एक टर्म पढ़ा था प्लास्टिड, जो इसमें तो नहीं होता पर प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड इज ऑल्सो कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी दोनों तरह की सेल्स में पाया जाता है, मींस प्लांट सेल्स और एनिमल सेल। राइबोसोम के बारे में खास बात और बता दूं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली नहीं होता है। लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है, मतलब अनडेवलप्ड में भी होता है और डेवलप्ड में भी होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये सॉलिड एक गेहूं का दाना आपने देखा उसी की तरह होता है, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये सॉलिड पार्टिकल होता है एंड इट इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। ये कौन सा होता है, हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस और द एनर्जी फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस आपको याद है, मैंने क्या बताया था इसका काम? इसका काम होता है राइबोसोम बनाना, तो हम न्यूक्लियोलस को कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। आई होप आपको ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा। जो न्यूक्लियोलस होता है इसे हम कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, यानी न्यूक्लियोलस ने बनाया राइबोसोम, राइबोसोम ने बनाई प्रोटीन। ठीक है, ये होती है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फूड वैक्यूल्स प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल आल्सो एंड एनिमल सेल आल्सो, बट वन डिफरेंस, द डिफरेंस इज दैट इन एनिमल सेल फूड वैक्यूल्स आर स्मॉल, फूड वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड दे आर न्यूमरस इन नंबर। न्यूमरस मीन मतलब ये एक से ज्यादा होती हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैंने कम से कम 3 तो यहाँ पर बनाई है, बिकॉज इन एनिमल सेल मोर देन 1 फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दे स्टोर फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। और ये क्या स्टोर करती हैं? ये फूड स्टोर करती हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लांट वैक्यूल्स के बारे में समझ लेते हैं। प्लांट वैक्यूल्स एक होती है, प्लांट वैक्यूल्स एक से ज्यादा नहीं होती हैं एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल होता है वो सेल वैक्यूल होती है, वो वैक्यूल होती है, और वो वैक्यूल फूड स्टोर नहीं करती है, वो वाटर स्टोर करती है। तो ध्यान रखिएगा, 2-3 डिफरेंस आपको अच्छे से समझ लेने हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में, फूड वैक्यूल्स के मामले में। तो प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल वैक्यूल होती है और वो वाटर को स्टोर करती है, सिंगल होती है। और एनिमल सेल में एक से ज़्यादा होती हैं, छोटी होती हैं और फूड को स्टोर करती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलते चलते मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाकर ये चैप्टर फिनिश ही कर देता हूँ। थर्ड वीडियो में हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिड एनिमल सेल में तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बना देता हूं मैं। प्लास्टिड्स इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड के बारे में आपको ये याद रखना होगा, प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है। प्लास्टिड एक काम नहीं करता है सेल में, प्लांट सेल में ये 3 काम करता है, इसीलिए प्लास्टिड 3 तरह के माने जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर देयर? प्लास्टिड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो मैं आपको एक एक करके इनको समझा देता हूं। प्लास्टिड्स, फर्स्ट वन फूड स्टोरिंग प्लास्टिड्स। ये फूड को स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। तो फूड में क्या क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फूड में आपका होता है ऑयल्स और प्रोटीन, ये तीनों को स्टोर करने वाले होते हैं। इनका कलर कलरलेस होता है या वाइट होता है, इन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूको वर्ड कहीं भी आ जाए तो आप इसको व्हाइट मानिएगा या कलरलेस मानिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूको? ल्यूको मतलब व्हाइट या कलरलेस। ओके, तो ये हो गए ल्यूकोप्लास्ट। इनका क्या काम होता है? फूड को स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकंड टाइप? कलर गिविंग।
इन्हें हम नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट। कलर गिविंग मीन्स फ्लावर में आपने तमाम तरह के कलर देखे होंगे, तो ये कलर गिविंग होते हैं, ये अलग अलग कलर देते हैं। क्या करते हैं, ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टमाटो को रेड कलर देते हैं, और इसके अलावा पर्पल कलर, बैंगन को पर्पल कलर। तो तमाम तरह के जो कलर होते हैं, फ्लावर्स के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, दीज ब्राइट कलर्स आर गिवन बाय क्रोमोप्लास्ट। तो दीज क्रोमोप्लास्ट आर द कलर गिविंग प्लास्टिड, ये कलर गिविंग प्लास्टिड्स होते हैं। इसके अलावा एक और प्लास्टिड होते हैं तीसरे, ग्रीन कलर गिविंग प्लास्टिड, ये अलग रखे गए हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी इन्हें क्रोमोप्लास्ट का हिस्सा मान लिया जाता है, क्योंकि ये भी ग्रीन एक कलर ही है। तो क्लोरोप्लास्ट आर पर्टिकुलरली ग्रीन कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर फाउंड इन द लीव्स एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट्स का फूड तैयार होता है। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। all plastids have double membrane. They are only found in plant cell, but they have different functions depending on their they have different functions. For example, food storing plastids, leucoplast, they are colorless. Color giving plastid, chromoplast, they have every color except green, because green plastids are called chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाए जाएंगे, लीव्स में। मैक्सिमम नंबर कहां पर होते हैं, ये लीव्स में होते हैं, एंड दे गिव ग्रीन कलर टू लीव्स एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आई होप यहां पर आपका चैप्टर फिनिश होता है और आपको समझ में जरूर आया होगा। मैं देख लेता हूं कुछ और तो नहीं रह गया है। हाँ, कंपैरिजन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल रह गया है, तो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सॉल्व इसको करा दूंगा। और 46 मिनट का ये ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑनलाइन क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप इनको बिल्कुल रेगुलरली ज्वाइन करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों को हम जवाब दे सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं मनीष बंसल आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।